दोस्तों, आज हम 80 के दशक की एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अगर बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी या सबसे बड़ी गलती कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक ऐसी फिल्म जिसका विजन इतना बड़ा था कि वो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती थी। इसके पीछे उस दौर के सबसे शानदार डायरेक्टर्स में से एक सुभाष घाई का दिमाग था। फिल्म में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार की फौज थी। धर्मेंद्र, शशि कपूर, हेमा मालिनी, जीनत अमान, मौसमी चटर्जी, प्राण और प्रेमनाथ, सबके सब एक ही पर्दे पर। सोचिए उस वक्त ऑडियंस का एक्साइटमेंट क्या रहा होगा। फिल्म का नाम था क्रोधी। लेकिन जब 1981 में ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई तो ये एक ऐसी भयानक फ्लॉप साबित हुई कि इसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? सुभाष घाई जैसे दिग्गज निर्देशक के हाथों इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्यों इतना बड़ा स्टारकास्ट होने के बावजूद फिल्म ताश के पत्तों की तरह ढह गई? कहानी की शुरुआत होती है तब जब सुभाष घाई अपनी एक और सुपरहिट फिल्म विश्वनाथ की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। उसी दौरान उनके दिमाग में एक नई कहानी का बीज पनप रहा था। बचपन में सुभाष घाई ने अपनी माँ से रामायण और महाभारत की अनगिनत कहानियां सुनी थी। वो महर्षि वाल्मीकि की कहानी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे कि कैसे एक खूंखार डाकू रत्नाकर सही मार्ग पर आकर रामायण की रचना कर डालता है और एक महान संत बन जाता है। इसी क्लासिक ट्रांसफॉर्मेशन को आधार बनाकर सुभाष घाई ने एक नए ज़माने के गैंगस्टर की कहानी रची। उनका आइडिया बहुत ही दमदार था। एक बेहद खूंखार और खतरनाक क्रिमिनल जो हालात के चलते एक साधु का वेश धर लेता है। वो एक गांव में जाकर छुपता है जहाँ के भोले भाले लोग उसे सचमुच का एक महान संत मान लेते हैं और उसे भगवान की तरह पूजने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, गैंगस्टर का हृदय भी बदलने लगता है। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उसका एक पुराना साथी जो उसके क्रिमिनल पास्ट को जानता है, अचानक उस गांव में आ धमकता है। अब उस नकली साधु बने गैंगस्टर को डर सताने लगता है कि उसका भांडा फूट न जाए। इसके बाद वो क्या करता है, यही फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस और क्लाइमेक्स था। कहानी तो तैयार थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, इस खूंखार डाकू से साधु बने किरदार को निभाएगा कौन? सुभाष घाई के दिमाग में सबसे पहले नाम आया उस वक्त के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन का। अगर उस वक्त अमिताभ और सुभाष घाई साथ आ जाते तो सिनेमा के पर्दे पर आग लग जाती। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुभाष घाई, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा बहुत पुराने और अच्छे दोस्त थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने ही अपने संघर्ष के दिनों में सुभाष घाई की मुलाकात अमिताभ से करवाई थी। लेकिन जब क्रोधी बनाने की बात आई तब तक अमिताभ बच्चन जंजीर, दीवार और कभी कभी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देखकर रातों रात बॉलीवुड के सबसे बड़े भगवान बन चुके थे। उनका स्टारडम आसमान छू रहा था। यहीं पर सुभाष घाई के मन में एक झिझक आ गई। उन्हें लगा कि अमिताभ अब एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और मैं अभी भी अपनी जगह पक्की कर रहा हूँ। अगर मैं उनके पास ये स्क्रिप्ट लेकर गया और उन्होंने किसी भी वजह से मना कर दिया तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगेगा। रिजेक्शन के डर से सुभाष घाई ने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो सुपरस्टार के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि एक ऐसे स्टार के पास जाएंगे जो बॉक्स ऑफिस पर सफलता की सबसे बड़ी गारंटी हो, जिस पर पैसा लगाना कभी घाटे का सौदा ना हो। और वो नाम था धर्मेंद्र। धर्मेंद्र उस दौर के सबसे रिलायबल स्टार थे। मीडिया भले ही राजेश खन्ना के स्टारडम के गीत गाता था, लेकिन अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो जितनी हिट फिल्में राजेश खन्ना ने दी थी, लगभग उतनी ही या उससे भी ज़्यादा हिट फिल्में उस वक्त धर्मेंद्र दे रहे थे। बस मीडिया ने उन्हें उस तरह से कभी प्रोजेक्ट नहीं किया। सुभाष घाई सीधे धर्मेंद्र के पास पहुंचे और उन्हें कहानी सुनाने की इच्छा जताई। धर्मेंद्र ने उन्हें अपने घर चाय पर बुलाया। सुभाष घाई ने पूरे जोश के साथ धर्मेंद्र को क्रोधी की कहानी सुनाई। कहानी खत्म होने के बाद कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। करीब 10 मिनट तक धर्मेंद्र ने एक शब्द भी नहीं कहा। सुभाष घाई अंदर ही अंदर घबराने लगे। उन्हें लगा कि शायद धर्मेंद्र को ये कहानी बिल्कुल बकवास लगी हो। लेकिन तभी धर्मेंद्र ने चुप्पी तोड़ी और कहा, कहानी तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन इसे प्रोड्यूस कौन कर रहा है? उस वक्त तक सुभाष घाई के पास कोई प्रोड्यूसर नहीं था। वो सिर्फ हीरो फाइनल करने निकले थे। उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि ये कहानी उनके दिल के बहुत करीब है, इसलिए वो पहले एक्टर को देखना चाहते थे। प्रोड्यूसर तो कोई भी मिल जाएगा। ये सुनते ही धर्मेंद्र ने एक ऐसा ऑफर दिया
जिसने सुभाष घाई को खुशी से भर दिया। धर्मेंद्र ने कहा, मैं ही इस फिल्म को प्रोड्यूस करूंगा। सुभाष घाई के लिए यह किसी जैकपॉट से कम नहीं था। हीरो भी मिल गया और प्रोड्यूसर भी। उन्हें लगा कि धर्मेंद्र खुद पैसा लगा रहे हैं तो वो फिल्म में अपनी जान फूंक देंगे। काम पूरे जोरों पर शुरू हो गया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में चीज़ें इतनी सीधी कभी नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद धर्मेंद्र का सुभाष घाई को फ़ोन आया। धर्मेंद्र ने कहा कि वो अपने परिवार के लोगों को सेट कर रहे हैं। उन्हें अपनी बहनों और एक जीजा को बिजनेस में सेट कर दिया है और अब वो चाहते हैं कि उनके दूसरे जीजा, जिनका नाम रंजित वेद था, उन्हें वो फिल्म प्रोडक्शन में लॉन्च करे। धर्मेंद्र ने सुभाष घाई से गुजारिश की कि पैसा और कंट्रोल मेरा ही रहेगा, बस फिल्म के प्रोड्यूसर का नाम मेरे जीजा रंजीत का होगा और बैनर का नाम रंजीत फिल्म्स होगा। सुभाष घाई को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने साफ कहा कि मैं आपके जीजा को नहीं जानता, मेरी डील आपसे हुई है तो सारी जिम्मेदारी आपकी ही होनी चाहिए। धर्मेंद्र ने उन्हें तसल्ली दी कि सब कुछ वही देखेंगे, लेकिन यही से फिल्म क्रोधी की बर्बादी की नींव रखी गई। जब सुभाष घाई की मुलाकात रंजीत विर्क से हुई तो उन्होंने देखा कि रंजीत ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित इंसान थे। उस वक्त बॉलीवुड में एक बीमारी फैली हुई थी, शोले को मात देने की बीमारी। हर प्रोड्यूसर चाहता था कि वो दर्जनों सुपरस्टार्स को लेकर फिल्म बनाए, ढेर सारा पैसा लगाए, हेलीकॉप्टर से शॉट ले और एक नई शोले खड़ी कर दे। रंजीत विर्क भी इसी ख्वाब में जी रहे थे। जब उन्होंने कहानी सुनी तो वो इसे एक भव्य और विशाल मल्टी स्टारर बनाने की जिद पर अड़ गए। सुभाष घाई का विजन एकदम साफ था। उन्हें सिर्फ दो बड़े एक्टर्स चाहिए थे, एक धर्मेंद्र और दूसरा वो पुलिस ऑफिसर जो धर्मेंद्र का पीछा करता है। पुलिस वाले रोल के लिए शशि कपूर को फाइनल कर लिया गया। फीमेल लीड्स में मौसमी चटर्जी और जीनत अमान को चुना गया। सुभाष घाई चाहते थे कि फिल्म के बाकी जितने भी कलाकार हो, उनके लिए वो थिएटर से नए और मंजे हुए कलाकारों को ले। थिएटर्स आर्टिस्ट बेहतरीन एक्टिंग भी करते और उनका खर्चा भी कम होता। इससे फिल्म का बजट और फोकस दोनों कंट्रोल में रहता। लेकिन रंजीत विर्क अड़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी फिल्म में छोटे से छोटे रोल के लिए भी बड़ा स्टार ही होगा। फिल्म में एक दूसरे साधु का किरदार था जो धर्मेंद्र के किरदार को सुधारने में मदद करता है। सुभाष घाई उस रोल में ओम शिवपुरी जैसे किसी दिग्गज और गंभीर थिएटर एक्टर को लेना चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर और धर्मेंद्र ने जिद की कि इस रोल के लिए प्राण साहब को ही लिया जाए। उस दौर में कहा जाता था कि फिल्म में प्राण का होना मतलब फिल्म में प्राण आ जाना, यानी जान आ जाना। तो प्राण साहब की एंट्री हो गई। इसके बाद फिल्म में गंदे, देहाती और जाहिल गुंडे का किरदार था। रंजीत विर्क ने इस रोल के लिए प्रेमनाथ का नाम आगे किया। सुभाष घाई ने बहुत समझाया कि प्रेमनाथ एक स्टाइलिश और अर्बन किस्म के एक्टर हैं। कालीचरण के आईजी खन्ना वाले रोल्स उन पर सूट करते हैं, लेकिन एक ठेठ गांव के डाकू के रोल में बिल्कुल मिसफिट लगेंगे। पर प्रोड्यूसर कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने अपनी जिद के आगे प्रेमनाथ को भी फिल्म में ठोस दिया। बात यही नहीं रुकी। फिल्म में एक जवान जोड़ी का भी छोटा सा ट्रैक था। सुभाष घाई इसके लिए बिल्कुल नए चेहरे को लॉन्च करना चाहते थे ताकि कहानी फ्रेश लगे, लेकिन क्योंकि उन दिनों आँखियों के झरोखे से फिल्म सुपरहिट हुई थी, तो प्रोड्यूसर ने उन दो रोल्स के लिए सचिन और रंजिता को भी साइन कर लिया। अब आप खुद सोचिए, सुभाष घाई ने एक कसी हुई, छोटी और इम्पैक्टफुल फिल्म सोची थी, लेकिन जब आपके पास प्राण, प्रेमनाथ, शशि कपूर, धर्मेंद्र, जीनत अमान जैसे भारी भरकम स्टार्स हो, तो आप उन्हें सिर्फ 2-3 सीन देकर तो विदा नहीं कर सकते। अगर प्रेमनाथ और प्राण जैसा एक्टर फिल्म में हो तो आपको उनके रुतबे के हिसाब से उनके लिए 7-8 अलग से सीन्स लिखने पड़ेंगे, भारी भरकम डायलॉग्स गढ़ने पड़ेंगे, उनका एक अलग एंगल बनाना पड़ेगा। बस यही स्क्रिप्ट की धज्जियाँ उड़ गई। एक फोकस्ड कहानी में दुनिया भर के सब प्लॉट्स जुड़ते चले गए और फिल्म खिचड़ी बन गई। फिल्म की स्टारकास्ट में अभी एक और बड़ा भूचाल आना बाकी था और वो था हेमा मालिनी की एंट्री। फिल्म में एक किरदार था फूलवती का। सुभाष घाई चाहते थे कि इसे कोई कम जानी मानी एक्ट्रेस करे, लेकिन एक दिन रंजीत विर्क ने सुभाष घाई को आकर बताया कि उन्होंने अपनी परजाई यानी हेमा मालिनी से बात कर ली है और वो इस रोल को करेंगी। सुभाष घाई ने सोचा, चलो ठीक है, अब हेमा मालिनी आ रही है तो उनके हिसाब से भी किरदार को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। वो ये बात करने के लिए धर्मेंद्र के पास गए, लेकिन धर्मेंद्र ने उल्टा जवाब दिया। मैंने हेमा से बात की थी, उसे वो किरदार एकदम बकवास लगा, उसने फिल्म करने से मना कर दिया।
ये सुनते ही सुभाष घाई का ईगो बुरी तरह हर्ट हो गया। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि हेमा मालिनी फिल्म में नहीं, उन्हें इस बात का बुरा लगा कि उनके लिखे हुए एक शानदार किरदार को किसी ने बकवास कहकर कैसे ठुकरा दिया। सुभाष घाई ने धर्मेंद्र से कहा कि वो बस एक बार उनकी हेमा मालिनी से मीटिंग फिक्स करवा दे। मीटिंग तय हुई। सुभाष घाई हेमा मालिनी के सामने बैठे और उन्होंने सीधा सवाल किया, आपको मेरे किरदार में क्या कमी लगी? हेमा मालिनी ने बड़ी बेरुखी से कहा, उस किरदार में कोई दम ही नहीं, कोई गहराई नहीं। तब सुभाष घाई ने उनसे पूछा, क्या आपने वासव दत्ता और उपगुप्त की कहानी सुनी है? हेमा ने कहा, नहीं, वो कौन है? तब सुभाष घाई ने एक मास्टर स्टोरी टेलर की तरह कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कई सदियों पहले मथुरा में वासव दत्ता नाम की एक बेहद खूबसूरत तवायफ हुआ करती थी। उसे महात्मा बुद्ध के एक शिष्य उपगुप्त नाम के सन्यासी से बेइंतहा प्यार हो गया था। लेकिन उपगुप्त एक सन्यासी थे, उन्हें इस तवायफ से कोई लगाव नहीं और वो हमेशा उसे ठुकरा देते। लेकिन एक दिन वासव दत्ता को एक भयानक बीमारी ने जकड़ लिया। पूरा गांव उसे छोड़कर चला गया। कोई उस तवायफ के करीब जाने को तैयार ही नहीं था। तब वही सन्यासी उपगुप्त समाज की सारी परवाह छोड़कर उसके पास आया। उसने दिन रात एक करके उसकी सेवा की, उसका इलाज किया और उसकी जान बचाई। उपगुप्त के इस निस्वार्थ भाव को देखकर उस तवायफ का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने अपना पूरा जीवन त्याग दिया और वो भी बौद्ध धर्म अपनाकर सन्यासिनी बन गई। सुभाष घाई ने हेमा मालिनी की आंखों में देखकर कहा, फुलवती कोई साधारण किरदार नहीं, वो वही वासव दत्ता है। ये उस महान तवायफ की कहानी है। ये सुनकर हेमा मालिनी जोर जोर से हंसने लगी। सुभाष घाई कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये हंस क्यों रही है। तब हेमा मालिनी ने कहा कि सुभाष जी, मुझे तो धर्मेंद्र जी ने ये कहानी बिल्कुल अलग तरीके से बताई। उन्होंने मुझसे बस इतना कहा कि एक डाकू है, उसे एक तवायफ से प्यार हो जाता है और फिर तवायफ बौद्ध बन जाती है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन अब जिस तरह से आपने मुझे इस किरदार की गहराई समझाई, मैं ये फिल्म ज़रूर करूँगी। और इस तरह एक और सुपरस्टार हेमा मालिनी इस फिल्म का हिस्सा बन गई। अब आप क्रोधी का कैनवस देखिए। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शशि कपूर, जीनत अमान, मौसमी चटर्जी, प्राण, प्रेमनाथ, सचिन, रंजीता। ये फिल्म गौतम गोविंदा और कई बड़ी फिल्मों से भी विशाल हो चुकी थी। लेकिन असली नरक का दरवाज़ा अब खुलने वाला था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन मल्टी स्टारर फिल्मों की सबसे बड़ी बीमारी डेट्स की कमी ने फिल्म को जकड़ लिया और इसके सबसे बड़े विलन खुद प्रोड्यूसर और लीड एक्टर धर्मेंद्र थे। उस वक्त धर्मेंद्र की निजी जिंदगी में बहुत भारी तूफान चल रहा था। हेमा मालिनी के साथ उनके अफेयर की बातें चरम पर थीं। उनके परिवार में उनकी पहली पत्नी और बच्चों के बीच भयंकर टेंशन का माहौल था। इस पारिवारिक तनाव का सीधा असर फिल्म की शूटिंग पर पड़ा। कई बार ऐसा होता कि फिल्म का पूरा सेट लग चुका है, सैकड़ों जूनियर आर्टिस्ट खड़े हैं, कैमरा रेडी है, सुभाष घाई तैयार है और अचानक धर्मेंद्र का फ़ोन आ जाता है कि वो आज शूटिंग पर नहीं आ सकते। कारण पूछने पर कहते कि घर में बहुत कलेश चल रहा है, मेंटल टेंशन है। अब अगर धर्मेंद्र नहीं आए तो जाहिर है उनके साथ के जो दूसरे स्टार्स थे जैसे शशि कपूर या जीनत अमान, उनके डेट्स भी बर्बाद हो जाते और फिर उन स्टार्स की अगली डेट्स महीनों के बाद मिलती। जो फिल्म 1 साल के अंदर पूरी हो जानी चाहिए थी, वो लटकते लटकते 3 साल तक खिंच गई। अब आप ही सोचिए, 3 साल तक अगर एक ही फिल्म लटकी रहे तो एक्टर्स का लुक कितना बदल जाता है। फिल्म में भयानक कंटिन्यूटी की समस्या आ गई। एक सीन में शशि कपूर काफ़ी यंग दिखे और उसी सीन के अगले कट में, जो शायद 1 साल बाद शूट हुआ हो, उनके चेहरे पर उम्र साफ झलकने लगी। समय के साथ फिल्म का बजट आसमान फाड़ चुका था। हेलीकॉप्टर के सीन्स या महंगी लोकेशंस ने प्रोड्यूसर रंजीत बेग की कमर तोड़ दी। सुभाष घाई फिल्म की दुर्दशा देख रहे थे। उन्होंने रंजीत से कहा कि हमें कुछ सीन्स दोबारा शूट करने पड़ेंगे क्योंकि एक्टर्स के लुक्स मैच नहीं कर रहे और कहानी अजीब लग रही है। लेकिन जो रंजीत बेग शुरुआत में शोले बनाने का सपना देख रहे थे, उनकी सारी हवा निकल चुकी थी। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कह दिया कि अब उनके पास एक फुटी कौड़ी नहीं, कोई रीशूट नहीं होगा। जैसा भी कच्चा पक्का माल है उसे जोड़ जाड़ कर फिल्म को ख़त्म करो। मजबूरी में फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई। जब फिल्म का रफ कट एडिटिंग टेबल पर आया तो सुभाष घाई के होश उड़ गए। फिल्म 4 घंटे से भी ज़्यादा लंबी बन चुकी थी।
सुभाष घाई ने अगले 2.5 से 3 महीने सिर्फ एडिटिंग रूम में बिताए ताकि किसी तरह इसे काट कर एक नॉर्मल लंबाई तक ला जा सके। लेकिन जब आप किसी स्क्रिप्ट में गैर ज़रूरी चीज़ें घुसा देते हैं तो उसे एडिटिंग से भी नहीं बचाया जा सकता। सीक्वेंसेस इतने अजीब हो गए थे कि फिल्म का कोई सिर पैर नज़र नहीं आ रहा था और आखिरकार फरवरी 1981 में भारी उम्मीदों और एक विशाल स्टार कास्ट के साथ क्रोधी सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। ऑडियंस बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने फिल्म देखी उनका सिर चकरा गया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह नकारा गया। इतनी बड़ी फिल्म और इसके गाने भी किसी को याद नहीं, सिवाय एक गाने चल चमेली बाग में के, और वो भी आज शायद ही किसी को याद होगा। इस फिल्म के फ्लॉप होने का सुभाष घाई पर बहुत गहरा असर पड़ा। दरअसल ये सिर्फ क्रोधी की बात नहीं थी, इससे पहले भी सुभाष घाई को प्रोड्यूसर से भारी जलालत और धोखे झेलने पड़े थे। विश्वनाथ के समय प्रोड्यूसर ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो मुनाफे में शेयर देंगे, लेकिन बाद में मुकर गए। गौतम गोविंदा के समय तो सुभाष घाई के साथ एक बहुत ही दर्दनाक और अपमानजनक घटना घटी थी। उस दौरान सुभाष घाई के जवान बेटे का निधन हो गया। वो गहरे सदमे में थे। जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो इसका एक ट्रायल शो रखा गया। सुभाष घाई की मां को फिल्म का एक गाना एक ऋतु आए एक ऋतु जाए बहुत पसंद था। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वो ट्रायल शो देखना चाहती है। सुभाष घाई ने अपने असिस्टेंट को प्रोड्यूसर शिवदानी के पास भेजा और रिक्वेस्ट की कि उनकी मां के लिए एक सीट रिजर्व कर दे। जानते हैं उस प्रोड्यूसर ने क्या जवाब दिया? उसने अहंकार में कहा, अभी बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, किसी के मां के लिए कोई सीट नहीं। जब असिस्टेंट ने याद दिलाया कि सुभाष घाई फिल्म के डायरेक्टर है, तो उस प्रोड्यूसर ने एक ऐसा डायलॉग मारा जो सुभाष घाई की रूह को चुभ गया। उसने कहा, वो जहाज का कैप्टन हो सकता है, लेकिन मैं इस जहाज का मालिक हूँ। एक तरफ वो अपमान और दूसरी तरफ क्रोधी में रंजीत विर्क से अनप्रोफेशनल प्रोड्यूसर की दखलंदाजी, जिसने सुभाष घाई के विजन की हत्या कर दी। इन सब घटनाओं ने सुभाष घाई को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो किसी और के जहाज के कैप्टन नहीं बनेंगे, बल्कि खुद अपना जहाज बनाएंगे। उन्होंने अपने ससुर, जो उस वक्त कमाल अमरोही के प्रोडक्शन मैनेजर थे, उनसे बात की और अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोलने की इच्छा जताई। उनके ससुर ने उनकी मदद की और 70 के दशक के आखिर में एक नई कंपनी का जन्म हुआ, जिसका नाम था मुक्ता फिल्म्स, जो बाद में मुक्ता आर्ट्स बनी। सुभाष घाई ने अपनी पूरी जमा पूंजी और ससुर का पैसा लगाकर अपने बैनर तले पहली फिल्म बनाई, कर्ज। लेकिन किस्मत देखिए, वो फिल्म भी रिलीज़ के वक्त फ्लॉप हो गई। हालांकि बाद में वो कल्ट क्लासिक बनी। सुभाष घाई के करियर में वो सबसे बुरा दौर था, जब उन्होंने लगातार 3 फ्लॉप फिल्में दी, गौतम गोविंदा, क्रोधी और कर्ज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।